हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का पहला टॉपिक चल रहा अपने राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। और आज मैं आपके लिए इसकी 7वीं क्लास लेके आया हूँ इतिहास की महाकुंभ सीरीज की। और इसमें अपन आज एकीकरण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आपके सहभागी है या सहपाठी है उनको आप ये क्लास शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट पात्रता और पटवार, राजस्थान पुलिस, प्री VSTC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए कल की क्लास पर चर्चा करते हुए अपन नेक्स्ट चरणों पर चलते हैं। तो कल की क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था उस पर अपन 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। तो अपन ने एकीकरण के प्रथम चरण पर शुरुआत की थी। इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ नाम रखा गया था। इसमें ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक निमराना ठिकाने को क्या किया गया था? मिलाया गया था। और इसमें मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के माध्यम से कि अलवर रियासत के उस समय शासक कौन थे? तेज सिंह। और इनके सचिव थे NB खरे, नारायण भास्कर खरे। भरतपुर राव ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और करौली के गणेश पाल सिंह इसमें शासक थे। और एक ठिकाना इसमें मिलाया गया जिसका नाम था निमराना और इसके शासक थे राव राजेंद्र सिंह। इसमें अपन ने बात की थी कि इस मत्स्य संघ का जो प्रस्ताव है वो 17 मार्च 1948 को पास हुआ था, लेकिन 18 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। इसीलिए इसकी प्रथम चरण की तारीख कितनी गिनते हैं अपन? 18 मार्च 1948। इस मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो KM मुंशी की सिफारिश पर। और इनका पूरा नाम क्या था? कन्हैया माणिक लाल मुंशी। इस नाम का विरोध करने वाले कौन थे आपके? तो मानसिंह देशराज जो थे इस नाम का विरोध करने वाले थे। इस नाम का विरोध किया था उन्होंने, ठीक है। जबकि इसका क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर इस चारों रियासतों का और निमराना ठिकाने का जो है क्षेत्रफल था। जबकि वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख। और जनसंख्या कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? 18 लाख। तो यहाँ पर अपन ने ये बात की। फिर आगे अपन ने इस चरण में और देखा था कि इस चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के निवासी थे। जबकि राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को जो कि धौलपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख का पद किसे दिया गया? गणेश पाल को जो कि करौली रियासत के क्या थे प्यारे विद्यार्थियों? राजा थे, ठीक है, यानी शासक थे। और इस चरण का उद्घाटन क्या था? केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गोडगिल ने। और उद्घाटन स्थान कहाँ पर था इसका? तो लोहागढ़ भरतपुर, यानी लोहागढ़ भरतपुर के अंदर जो है इस मत्स्य संघ का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। जबकि अलवर के शासक तेज सिंह जिन्होंने विलय पत्र पर एकीकरण के विलय पत्र पर सर्वप्रथम क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इनके सचिव थे जिनका नाम था नारायण भास्कर खरे। और नारायण भास्कर खरे और अलवर के शासक तेज सिंह दोनों पर, क्योंकि उस समय भारत विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसे भड़क गए थे, इसलिए भरतपुर और अलवर रियासत जो कि दिल्ली NCR सेक्टर के अंदर आते थे, इनको केंद्र सरकार ने अपने अधिकृत सेक्टर में ले लिया और यहाँ के शासकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि नारायण भास्कर खरे जो कि अलवर के शासक तेज सिंह के सचिव थे, इन पर महात्मा गांधी की हत्या का संदेह के कारण इन्हें भी क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर प्रथम चरण के अंदर अपन ने ये बात कर ली थी। फिर अपन ने दूसरा चरण स्टार्ट किया था और दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान, या इसे ही राजस्थान संघ कहते हैं। और 25 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और इसमें 9 रियासतें मिलाई गई थी। ये 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो अपन ने बात की थी कि 3 रियासतें तो वागड़ सेक्टर की, जिसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को मिलाया गया, ठीक है। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे और प्रतापगढ़ के अंबिका प्रताप सिंह थे, ठीक है। और शाहपुरा के सुदर्शन देव सिंह जी थे। और छठी रियासत प्रमुख नवाब अजीजुद्दौला यहाँ के शासक थे। 7वीं बूंदी रियासत यहाँ के बहादुर सिंह थे। और 8वीं कोटा जिसके भीम सिंह थे और झालावाड़ के हरिश्चंद्र बहादुर सिंह। और एक इसमें ठिकाना मिलाया गया था, एक रियासत मिलाई गई थी किशनगढ़, जिसके शासक कौन थे? सुमेर सिंह। और एक ठिकाना मिलाया गया था कुशलगढ़ ठिकाना, और इस कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? तो राव हरेंद्र सिंह। ये मैंने कल लिखाया नहीं था तो इसको भी देख लेते हैं। राव हरेंद्र सिंह
जो है कुशलगढ़ ठिकाने के क्या थे, शासक थे। तो इनको मिलाकर जो है राजस्थान के द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इस चरण में अपन ने और बात की थी कि इस चरण के राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह जो कि कहाँ के शासक थे, कोटा के। और उपराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था, तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह को, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल लसावा को बनाया गया था। और ये किस रियासत से थे, आपके शाहपुरा रियासत से थे, ठीक है ना। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, देवली। कहाँ हुआ था, देवली। और भारतीय संविधान सभा में हिस्सा लेने वाले राजस्थान अपने शाहपुरा रियासत के एकमात्र सदस्य थे, ठीक है, गोकुल लाल लसावा। जबकि कुल सदस्य 15 थे जिन्होंने भाग लिया था संविधान सभा में राजस्थान से, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो नरहरि विष्णु गौड़गिल ने, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। प्रथम चरण का भी इन्होंने किया था और द्वितीय चरण का भी इन्होंने किया था। उद्घाटन स्थान कौन सा था, तो कोटा। और राजधानी किसे बनाया गया था, कोटा को। प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था। क्षेत्रफल कितना रखा गया, इसका क्षेत्रफल था इन 9 रियासतों को मिलाकर और कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर 16,807 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी थी, 23 लाख। और वार्षिक आय कितनी थी, 1.90 लाख, लगभग यानी 2 करोड़। इसके बाद में अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी कि बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर, एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था कि मैं एकीकरण के विलय पत्र पर नहीं, मेरे डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन इस एकीकरण के तीसरे चरण पर चल रहे हैं, तो तीसरे चरण को देखते हैं। चलिए, एकीकरण का तीसरा चरण, हेडिंग डाल लेते हैं अपन, तीसरा चरण। और इस तीसरे चरण का नाम क्या दिया गया था, इस तीसरे चरण का नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान। और इस चरण की तारीख कितनी थी, तो इस चरण की तारीख थी आपके 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। और इसमें कौन सी रियासत मिलाई गई थी, तो इसमें रियासत मिलाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रियासत मिलाई गई थी आपके उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत, उदयपुर। तो एक बार देखिए आप वापस पुनः, उदयपुर रियासत का इसमें क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। मैंने यहाँ पर, आप एक बार बोर्ड पर देखें, मैंने यहाँ पर पूरे जो है मत्स्य संघ को अलग किया हुआ है, ठीक है। और ये जो 9 रियासतें थी इनको अलग कलर से मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये अलग था, ये चरण बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये 9 रियासतें अलग है। और तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को एकमात्र उदयपुर रियासत को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, उदयपुर रियासत को। देख लेते हैं अपन, उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर। उदयपुर रियासत का इसमें क्या किया गया, विलय किया गया, उदयपुर। और यहाँ के शासक कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे। तो उदयपुर रियासत को मिलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपन ने द्वितीय चरण में भी बात की थी कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलाने के लिए मेवाड़ प्रजामंडल ने जो है पूरा जोर लगाया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ये नहीं चाहते थे कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय हो, क्योंकि वो अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। और उससे पहले अपन ने बात की थी कि वो राजस्थान के अन्य रियासतों को मिलाकर मेवाड़ यूनियन या राजस्थान संघ का क्या करना चाहते थे, निर्माण करना चाहते थे। लेकिन 18 अप्रैल को क्या ऐसी बात हो गई कि इन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। क्या रीजन था, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको साइड में बता देता हूं क्या हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। 5 अप्रैल की बात है। कब की बात है, 5 अप्रैल की। 18 अप्रैल को यह चरण बना था, 5 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। 5 अप्रैल 1948। 5 अप्रैल 1948 को मेवाड़ प्रजामंडल में एक घटना घटित होती है। कौन से प्रजामंडल में, मेवाड़ प्रजामंडल में। और मेवाड़ प्रजामंडल में क्या होता है कि 2 विद्यार्थी थे जिनका नाम था, एक का नाम तो था शांतिलाल और एक का नाम था आनंदी लाल। ये दोनों जो विद्यार्थी है 5 अप्रैल 1949 को जो है
मेवाड़ प्रजामंडल की तरफ से उदयपुर रियासत का राजस्थान में जो विलय करवाने के लिए, यानी संयुक्त राजस्थान में विलय करवाने के लिए जो है ये बात रखते हैं, लेकिन इन पर क्या चला दी जाती है, गोली चला दी जाती है। तो यानी 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में क्या हो जाता है, मेवाड़ में क्या हो जाता है, गोली कांड होता है। और इस गोली कांड में विद्यार्थी शांतिलाल और आनंदीलाल क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये दोनों विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब शहीद हो जाते हैं तो मेवाड़ प्रजामंडल इसका तत्कालीन मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों ने इस बात का बड़ा विरोध किया और उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत को उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग की। इन्होंने कहा कि भाई उदयपुर रियासत का महाराणा उत्तरदायी शासन की क्या करे, यानी स्थापना करे। और इस आनंदीलाल और शांतिलाल पर जो गोली कांड यानी इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार के ये शहीद हो गए। इनके लिए इनकी जांच के लिए, इनकी हत्या क्यों की, इसकी जांच के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका क्या किया जाए, गठन किया जाए। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाए और उदयपुर रियासत को उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग की गई। तो इस गोली कांड को देखते हुए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह समझ गए थे कि अब अपने को उत्तरदायी शासन की क्या करनी पड़ेगी, स्थापना करनी पड़ेगी। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ रियासत को उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इन्होंने 2 सदस्यीय, एक तो सर राममूर्ति और एक सदस्यीय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। इन दोनों को मेवाड़ रियासत की तरफ से केंद्र सरकार के पास भेजा गया। और उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सर राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को महाराणा भूपाल सिंह ने कांग्रेस सरकार के पास भेजा और वहां पर ये बात रखी कि भाई मेवाड़ रियासत अपना क्या करना चाहती है, विलय करना चाहती है। तो रियासती विभाग वैसे इसी इंतजार में था। तो रियासती विभाग ने मेवाड़ रियासत के महाराणा भूपाल सिंह के इस निर्णय का स्वागत किया और उन्होंने मेवाड़ रियासत का विलय राजस्थान में करने को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने सर राममूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को कुछ शर्तों के साथ भेजा था। क्या शर्तों के साथ भेजा था कि इन्होंने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने यहां पर यह मांग की थी। क्या मांग की थी कि मेवाड़ रियासत को 20 लाख का क्या दिया जाए, प्रीवी पर्स दिया जाए। 20 लाख का क्या दिया जाए, प्रीवी पर्स दिया जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रीवी पर्स क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवी पर्स का मतलब होता है कि भारत विभाजन के बाद में देशी रियासतों को संचालन के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद थी या आर्थिक सहयोग था, या अपन यूं कह सकते हैं कि इन्हें एक ग्रांट या एक निश्चित सैलरी दी जाने का जो है प्रावधान था, उसे क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था। तो महाराणा भूपाल सिंह ने ये कितनी मांग की, 20 लाख की, जो कि आज तक की जो राजस्थान की किसी रियासत को नहीं दिया गया था, जो कि एकीकरण में विलय हो चुकी थी, उनको किसी को नहीं दिया गया था। और 20 लाख की प्रीवी पर्स की मांग की तो ये बात बन नहीं पाई। तो केंद्र सरकार ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राजी रखने के लिए क्या किया, इनकी शर्त को मानते हुए क्या किया, इनकी शर्त को मानते हुए 10 लाख तो मेवाड़ के महाराणा को क्या दे दिया इन्होंने, 10 लाख रुपए तो क्या दे दिया इन्हें, प्रीवी पर्स दे दिया। यानी 10 लाख तो मेवाड़ के महाराणा को क्या दी जाएगी, वार्षिक आय दी जाएगी, ठीक है। जबकि 5 लाख रुपए इन्हें राज प्रमुख, इन्हें किसका पद दिया गया, राज प्रमुख का पद देकर इनका वेतन भत्ता क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। वेतन और भत्ता क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। जबकि आगे बात करें अपन,
आगे बात करें अपन तो 5 लाख रुपए, कितने रुपए? 5 लाख रुपए मेवाड़ के धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करने के लिए दिए। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार भी अन्य रियासतों की आंखों में नहीं आती है और मेवाड़ का महाराणा का भी काम हो जाता है, ठीक है ना। इन्हें 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स दे दिया जाता है, 5 लाख रुपए राज प्रमुख का पद और पद के रूप में वेतन भत्ता निश्चित कर दिया जाता है और 5 लाख रुपए मेवाड़ में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों या कृत्यों के निर्वहन हेतु जो है इन्हें दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा को ये रियायतें दी जाती है। मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको जितनी रियायतें दी गई थी वो किसी अन्य रियासत को नहीं दी गई थी, ठीक है ना। तो इन शर्तों के साथ मेवाड़ रियासत जो है राजस्थान में अपना क्या करवा लेती है, विलय करवा लेती है और संयुक्त राजस्थान का क्या होता है, निर्माण होता है। और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को इसका क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, उद्घाटन होता है। और उद्घाटन होता है तो आगे चलते हैं अपन, तो इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही यानी राजस्थान संघ में, किसमें, राजस्थान संघ, या अपन बात करें पूर्व राजस्थान में किसको मिला दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उदयपुर रियासत का विलय कर दिया जाता है। किसका, उदयपुर का। और इससे कौन सा चरण बनकर आता है अपने सामने, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। कौन सा चरण बनकर आ गया अपने सामने, संयुक्त राजस्थान। यानी तीसरे चरण का क्या नाम हो गया, संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, तो राज प्रमुख बनाया जाता है महाराणा भूपाल सिंह को। इसे महाराणा भूपाल सिंह को। जबकि उपराज प्रमुख का पद किसे दिया जाता है, उपराज प्रमुख का पद दिया जाता है भीम सिंह को। और भीम सिंह कहाँ के शासक थे, अपन ने बात की थी पहले कोटा की, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे, उदयपुर के, ठीक है ना। इसके बाद राजधानी किसे बना दिया जाता है, तो प्रथम चरण की तो अपन ने बात की थी, कौन सी थी, अलवर थी। दूसरे चरण की कौन सी थी, कोटा थी। और तीसरे चरण की राजधानी बना दिया जाता है किसे, उदयपुर को। किसे बना दिया जाता है, उदयपुर को। आगे बात करें अपन तो इस चरण के पीएम यानी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है इस चरण का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है ना। यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इस चरण का उद्घाटन कौन करता है, तो इस चरण का उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जबकि उद्घाटन स्थान कौन सा था, यानी कहाँ उद्घाटन किया जाता है, तो उद्घाटन स्थान था इसका उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर इस चरण का क्या किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जो है उद्घाटन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है इसके उद्घाटन करता होते हैं और माणिक्यलाल वर्मा जो है इसके क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इस चरण में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो है 11 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है और ये 11 माह तक कार्य करता है। और ये इतना गजब का कार्य करता है कि इन्होंने 11 माह के अंदर, ठीक है, 11 माह के अंदर अब तक के पिछले 11 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ था उतना ये काम करके जो है मेवाड़ रियासत को राजस्थान के संयुक्त राजस्थान क्षेत्र को जो है देते हैं। इसीलिए इनका जो है माणिक्यलाल वर्मा का जो मंत्रिमंडल है वो एक प्रजामंडल से संबंधित जो है मंत्रिमंडल के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा जो है इसके क्या थे प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री थे। कुछ बातें और है, एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको कुछ बातें और याद रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस चरण का क्षेत्रफल कितना था, तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल था 27,799 वर्ग किलोमीटर, यानी ये इसका क्या था, क्षेत्रफल था। जबकि इसकी जनसंख्या कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों, तो इस चरण की जनसंख्या रखी गई थी, जनसंख्या थी इस चरण की 3 करोड़ समाप्रार्थी में 42,96,918 व्यक्ति, ठीक है ना, इसकी क्या थी जनसंख्या। जबकि इसकी वार्षिक आय कितनी थी, तो इसकी वार्षिक आय रखी गई थी 3 करोड़ 16 लाख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उदयपुर पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय होने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 27,799 वर्ग किलोमीटर, जबकि जनसंख्या 42,96,918 और वार्षिक आय कितनी हो जाती है 3 करोड़ 16 लाख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एकीकरण का कौन सा चरण था, आपके तीसरा चरण था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब अपन चौथे चरण पर बात करते हैं। चौथा चरण, हेडिंग डाल लीजिए आप, चौथा चरण। चौथा चरण, और चौथा चरण का क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों, तो चौथे चरण का नाम था आपके वृहद राजस्थान, ठीक है ना। और इसकी तारीख याद करोगे आप, इसकी तारीख थी आपके 30 मार्च 1949। तो यहां पर आप नक्शा देख रहे होंगे, राजस्थान का आधा अधूरा नक्शा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं। तो इसमें एक तो आपके जो 9 रियासतें थी, यानी जो कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की थी, और एक संयुक्त राजस्थान का हिस्सा जो उदयपुर का मिलाया गया था, वो भी इस चरण में आ गया था, ठीक है ना। लेकिन बाकी का जो बचा था, आपको दिख रहा होगा ब्लैंक, ये 4 रियासतें इसमें मिलाई गई थी। कौन कौन सी रियासतें थी और कैसे इनको मिलाया गया, तो उसके लिए भी अपन, और कैसे इस वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते थोड़ी। तो इधर मैं समझा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या होता है, बात है प्यारे विद्यार्थियों 14 जनवरी की। कब की बात है, 14 जनवरी 1948 की, ठीक है। 14 जनवरी 1948 को क्या होता है, 14 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, और इस अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की एक सभा थी जिसका नाम था प्रांतीय सभा। कौन सी सभा प्यारे विद्यार्थियों, प्रांतीय सभा। और इस प्रांतीय सभा ने 14 जनवरी 1949 को ये मांग रखी कि भाई राजस्थान की सभी देसी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। इस बात को लेकर सरदार रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों से चर्चा की, और सभी रियासतों से चर्चा करने के बाद में 3 ऐसी रियासतें थी जो राजस्थान में अपना 4 ऐसी रियासतें थी जो अपना राजस्थान में विलय नहीं करना चाहती थी, ठीक है ना। तो और स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, जिसमें जैसलमेर आपके कौन कौन सी थी उस पर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। तो कौन कौन सी रियासतें थी आपके, एक तो थी आपके जोधपुर, क्या नाम था इसका, जोधपुर। एक रियासत थी आपके एक मिनट, अपन वापस देखते हैं अपन इसको। एक तो जोधपुर हो गई, एक अपने जैसलमेर, एक रियासत आपके बीकानेर,
और एक रियासत आपके जयपुर। एक रियासत कौन सी थी आपके? जयपुर। तो इस प्रकार से कौन कौन सी रियासतें हो गई? इसमें 4 रियासतें होगी। कौन कौन सी रियासतें होगी प्यारे विद्यार्थियों? 4। कौन कौन सी? इनको मैं लिख देता हूं यहां पर। ये तो हो गई आपके जोधपुर, जोधपुर रियासत, ठीक है। और जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। एक रियासत थी आपके जैसलमेर, जैसलमेर, और यहां के शासक थे रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। और यहां पर एक रियासत थी आपके बीकानेर, बीकानेर, और यहां के शासक थे शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह। और एक रियासत थी आपके जयपुर, जयपुर, और यहां के शासक थे सवाई मान सिंह सेकंड। इधर लिख देता हूं मैं, सवाई मान सिंह सेकंड। यहां पर पूरा मत्स्य संघ का जो क्षेत्र है वो यहां पर ब्लैंक यानी खाली है, ये हटा हुआ है। उस क्षेत्र को यहां पर दर्शाया नहीं गया है क्योंकि मत्स्य संघ का इस चरण में विलय नहीं हुआ था। वो 5 चरण में अपन विलय करेंगे, ठीक है ना। तो इन 4 रियासतों का विलय किसमें हो गया था? आपके इस संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में किसका विलय हो गया था? इन 4 रियासतों का, जिससे कौन सा चरण बना था? बृहद राजस्थान। तो ये कैसे हुआ? तो 14 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की प्रांतीय सभा ने ये मांग की कि भाई राजस्थान की जो रियासतें हैं वो उनको मिलाकर एक बृहद राजस्थान की स्थापना की जाए। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? चर्चा करने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने जनवरी 1949 की बात कर रहा हूं, 1949 जनवरी 1949 को उदयपुर के अंदर, कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर के अंदर एक विशाल सार्वजनिक सभा का क्या किया था? सार्वजनिक सभा, एक सार्वजनिक सभा का क्या किया? आयोजन किया। और इसी सार्वजनिक सभा में उन्होंने एक तो जयपुर, एक जोधपुर और एक बीकानेर और एक जैसलमेर, इन चारों रियासतों को राजस्थान में विलय करने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और इन चारों रियासतों की घोषणा के साथ ही तत्कालीन विशाल सार्वजनिक सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने करतल ध्वनि से, तालियों की गूंज से इसका समर्थन किया कि ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये रियासतें जो है राजस्थान में मिलना क्या कर रही है? स्वीकार कर रही है। इसीलिए इन रियासतों को जनवरी 1949 में, यानी विशाल सार्वजनिक सभा में उदयपुर के अंदर, जो कहां पर हुई थी? उदयपुर के अंदर, इस सभा में, उदयपुर की सभा में ये चारों रियासतों ने, राजस्थान, यहाँ के महाराणाओं ने, यहाँ के राजाओं ने राजस्थान में मिलना क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। अब राजस्थान में स्वीकार कर लिया तो उस समय क्या हुआ? उस समय सरदार वल्लभ, भारत सरकार के सचिव थे। भारत सरकार के सचिव कौन थे? भारत सरकार के रियासती विभाग के, भारत सरकार का कौन सा विभाग था प्यारे विद्यार्थियों? रियासती विभाग। और रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो इनके सचिव थे, अपन ने बात की, वीपी मेनन, राव बहादुर वापल्ला पेंगुनी मेनन। तो वीपी मेनन ने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों? वीपी मेनन ने दिल्ली में जाकर, कहां जाकर? दिल्ली जाकर ये घोषणा की कि भाई ये रियासतें जो है, ये चारों रियासतें जो है राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है, लेकिन अब इनमें से राजधानी किसे बनाया जाए? इसीलिए राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए वीपी मेनन ने क्या किया? ये जिम्मेदारी किसे दे दी? ये जिम्मेदारी 3 फरवरी, समाप्रार्थी में 3 फरवरी 1949, कब की बात है? 3 फरवरी 1949 की बात है। रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने यह घोषणा करते हुए कि भाई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें राजस्थान
में मिलना क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है। ये घोषणा करते हुए 3 फरवरी 1949 को दिल्ली के अंदर इन्होंने राजस्थान की राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी क्या कर दी, सौंप दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान की राजधानी के मसले को क्या करेंगे, सुलझाएंगे। यानी ये क्या करेंगे, राजधानी के गठन की क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। तो अब राजस्थान की राजधानी गठन का मसला सुलझाने का कार्य किसे दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की राजधानी का मसला सुलझाने के लिए 3 फरवरी 1949 को एक विशेषज्ञ जिनका नाम था पी सत्यनारायण राव, जिनका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों, पी सत्यनारायण राव विशेषज्ञ की देखरेख में एक समिति का गठन किया और इस पी सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक तो भौगोलिक और एक पानी यानी जल, इन दोनों समस्याओं को देखते हुए, इन दोनों की सुविधा को देखते हुए इन्होंने राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश किसके लिए की प्यारे विद्यार्थियों, तो जयपुर को। यानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी किसे बना दिया गया, जयपुर को बना दिया गया। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्न यूं पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, तो जयपुर को राजधानी 3 फरवरी 1949 को बनाने की घोषणा किसने की थी, तो पी सत्यनारायण राव ने की थी, ठीक है ना। और इस मसले को सुलझाने के लिए किसको ये कार्य सौंपा गया था वीपी मेनन के द्वारा, तो रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार पटेल को ये कार्य सौंपा गया। और इसी कार्य के पूर्ण होने के बाद में 30 मार्च को, कब प्यारे विद्यार्थियों, मैं इधर ले लेता हूं, 30 मार्च 1949 को एक वृहद राजस्थान, किन रियासतों को मिलाकर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और संयुक्त राजस्थान को मिलाकर वृहद राजस्थान के स्थापना की क्या की गई प्यारे विद्यार्थियों, बात की गई। तो इस प्रकार अपने सामने वृहद राजस्थान का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनको भी अपन आगे देख लेते हैं। तो वृहद राजस्थान की बात कैसे हुई थी वो भी देख लेते हैं अपन। तो देखो, वृहद राजस्थान किसको मिलाकर बनाया गया, तो संयुक्त राजस्थान, जो कि तीसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान। और इस संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों का विलय किया गया। कौन कौन सी, एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। और इन चारों रियासतों का विलय हुआ तो चरण कौन सा बन गया था, कौन सा, वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को। इसीलिए 30 मार्च को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए 30 मार्च को वृहद राजस्थान स्थापना के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाना तय किया गया, तो राजस्थान दिवस मनाना क्या किया गया, तय किया गया। राजस्थान दिवस मनाना क्या कर लिया गया प्यारे विद्यार्थियों, तय कर लिया गया। तो प्रश्न आए आपके कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक 30 मार्च को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन यहां पर अपन एक बात और देखेंगे, यहां पर आपको एक चीज ब्लैंक दिख रही होगी, तो ये ब्लैंक क्यों दिख रही है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि उस समय एक ठिकाना था प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम था लावा, जिसका नाम क्या था, लावा। तो ये जो लावा ठिकाना था, ये लावा ठिकाना किसी चरण में विलय हुआ क्या, नहीं हुआ था।
क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लावा ठिकाना पहले टोंक के अंतर्गत आता था। और अपन ने बात की थी, पहले अपन ने बात कर चुके हैं कि टोंक रियासत का विलय किस चरण में हो चुका था अपने, तो टोंक रियासत का विलय प्यारे विद्यार्थियों अपने किस चरण में हो चुका था? द्वितीय चरण में। यहाँ पर अपन ने देखा था कि टोंक रियासत के नवाब अजीजुद्दौला ने जो है दूसरे चरण में अपनी रियासत का क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। लेकिन इसका जो ठिकाना था, ये ठिकाना यहाँ पर अपन देख ये यहाँ पर ये क्या था? ठिकाना था। तो ये ठिकाने को इसमें विलय नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे। तो इस लावा ठिकाने को बाद में, लावा ठिकाने का विलय इस चरण में भी नहीं किया गया, ठीक है ना। चौथा जो चरण चल रहा है अपने, इस चरण में भी इसका विलय नहीं किया गया। तो यहां पर बात आती कि लावा ठिकाने का विलय कब किया गया? तो लावा ठिकाने का विलय कब किया गया प्यारे विद्यार्थियों? किसी चरण में न करके, नोट लगा के एक बात आपको यहां पर ये याद रखनी है कि लावा ठिकाने का विलय राजस्थान के किसी चरण में न होकर कब हुआ था? जुलाई 1948 को। जुलाई 1948 को केंद्र सरकार की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे किस रियासत में मिला दिया गया था? जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। किसमें मिलाया गया? जयपुर रियासत में मिलाया गया। इसीलिए आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, प्यारे विद्यार्थियों, कि ये जो आपका लावा ठिकाना है, इसका विलय अलग से अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम लावा था बेटा। और इस लावा के शासक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लावा ठिकाने के जो शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं। लावा यहाँ पर निकाल रहा हूं मैं, लावा। और इस लावा के शासक कौन थे? तो वंश प्रदीप सिंह। तो वंश प्रदीप सिंह के लावा ठिकाने को जो है जुलाई 1948 में किसमें मिला लिया गया था? तो केंद्र सरकार की सिफारिश में जयपुर में मिलाया गया था। इसका किसी चरण में विलय नहीं हुआ था। और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर और क्या क्या किया गया उसको भी अपन देख लेते हैं। तो इसी चरण में अपन और एक बात कर लेते हैं, अपन यहां पर कि इस चरण का राज प्रमुख किसका पद किसे दिया गया? तो राज प्रमुख का पद दिया गया था इसमें सवाई मान सिंह द्वितीय को। सवाई मान सिंह द्वितीय का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से था। और 3 फरवरी 1949 को जब वीपी मेनन ने यह तय किया कि भाई ये रियासतें इसमें मिलना इनका तय हो गया है, तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि आजीवन मृत्यु पर्यंत जो है राजस्थान के, वृहद राजस्थान के या आगे मिलने वाली रियासतों के भी राज प्रमुख कौन रहेंगे? सवाई मान सिंह ही रहेंगे। तो इनको आजीवन राज प्रमुख के पद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए आपको एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको ब्रैकेट में, ठीक है। राजधानी गठन के बाद प्रथम व अंतिम क्या थे? ये राज प्रमुख थे। तो राजधानी गठन के बाद में राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय थे, जिनको 3 फरवरी 1949 को वीपी मेनन ने इसकी क्या की थी? घोषणा की थी। लेकिन यहां पर एक पद और सर्जित किया गया। क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि तीसरे चरण में उदयपुर रियासत मिली थी। और उदयपुर रियासत के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे यानी सर्वाधिक रियायतें दी गई थी। तो यहाँ के शासक की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उदयपुर रियासत मेवाड़ रियासत की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक पद सर्जित किया गया, जिसका नाम क्या था? महाराज प्रमुख। और ये महाराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? तो ये पद दिया गया था महाराणा भूपाल सिंह को। किसे दिया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को। और इनका संबंध कहां से था? उदयपुर से था। कहां से था? उदयपुर से। और उपराज प्रमुख का पद किसके पास था? तो इस चरण में भी उपराज प्रमुख का जो पद था, उपराज प्रमुख का पद किसके पास था? भीम सिंह के पास। और भीम सिंह का संबंध कहां से है? तो कोटा से है।
कहाँ से हैं? कोटा से हैं। आगे बात करें अपन तो इस चरण की राजधानी किसे बना सॉरी इस चरण के उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन तो इसका उद्घाटन किया गया था सिटी पैलेस के अंदर। कहाँ पर? सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कौन सा? जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता यानी किसने इसका उद्घाटन किया था? तो इसका उद्घाटन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि इस चरण में प्रधानमंत्री पीएम का पद किसे दिया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को। किसे दिया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जबकि ये राजस्थान के फर्स्ट क्या थे? मनोनीत। क्या थे? मनोनीत सीएम थे, यानी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, जिनको शपथ किसने दिलवाई थी? जिनको शपथ महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। कब दिलाई थी? तो 2 सितंबर 1949 को इन्हें क्या दिलाई गई थी? शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, तो सीएम पद की। तो राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे? तो मनोनीत सीएम कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहां पर अपन एक बात और कर लेते हैं, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा होगा तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। जबकि एकमात्र निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनको भी अपन यहाँ पर एक नोट लगाकर यहाँ पर एक बात अपन बूस्टर डोज में देख लेते हैं। यहां पर आपको एक चीज ये और ध्यान रखनी है, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। जबकि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत, जो कि जनता पार्टी से थे। ठीक है, जबकि प्रथम दलित सीएम कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जबकि प्रथम अल्पसंख्यक सीएम कौन थे? तो प्रथम अल्पसंख्यक सीएम थे आपके बरकतुल्ला खां। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक सीएम कौन थे? तो सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है 17 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। जबकि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनके बाद में बात करूं मैं, तो 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो श्रीमान अशोक जी गहलोत है। जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के वर्तमान सीएम, जिनका नाम है भजनलाल शर्मा। जबकि ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, तो ऐसे राजस्थान के 3 सीएम हुए हैं। ठीक है, इनका भी मैं यहां पर लिख देता हूं मैं, निर्वाचित व मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। ऐसे सीएम कौन थे? तो जय नारायण व्यास। जबकि एक और मनोनीत थे। राजस्थान में कुल 3 सीएम ऐसे थे जो मनोनीत थे। एक तो जो है वेंकटाचार्य, एक जय नारायण व्यास और एक हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के ऐसे सीएम थे। इनकी बात अपन पॉलिटिकल में करेंगे और ठीक है। तो अभी अपने एकीकरण के चरण चल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं अपन। तो
एक बार अपन वापस देख लेते हैं इनको। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मान सिंह को। राजधानी गठन के बाद प्रथम व अंतिम राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, महाराज प्रमुख का पद दिया गया। भीम सिंह कोटा को उपराज प्रमुख का। उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में हुआ था। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पीएम हीरालाल शास्त्री फर्स्ट मनोनीत सीएम थे। लेकिन इस चरण में एक बात और हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, और वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बात है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन ने बात की थी कि पी सत्यनारायण राव समिति, कौन सी समिति? पी सत्यनारायण राव समिति, जिसका गठन कब हुआ था? जिसका गठन 3 फरवरी 1949 को हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति ने राजधानी तो किसे बनाया? तो इस समिति ने राजधानी बनाने का सुझाव तो दिया कि भाई राजधानी किसे बनाया जाए? तो जयपुर को बनाया जाए। इसको बनाया जाए जयपुर को। और आज की राजधानी भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर ही है। लेकिन अन्य रियासतों को भी तो कुछ रखना था, इसीलिए कुछ विभाग अन्य रियासतों को भी दिए गए। कौन कौन से विभाग? जैसे बात करें अपन तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट किसे दिया गया? तो हाई कोर्ट दिया गया था आपके जोधपुर को। किसे दिया गया था? जोधपुर को। जबकि राजस्व विभाग किसे दिया गया था? तो राजस्व विभाग दिया गया था आपके अजमेर को। किसे दिया गया? अजमेर को। जबकि भू राजस्व विभाग, कौन सा विभाग? भू राजस्व विभाग। और ये भू राजस्व विभाग भी किसे दिया गया था? जोधपुर को दिया गया था। किसे दिया गया था? जोधपुर को। जबकि शिक्षा विभाग किसे दिया गया था? तो शिक्षा विभाग की बात करूं मैं तो शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को। किसे दिया गया था? बीकानेर को। और वन व सहकारी विभाग किसे दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? तो वन व सहकारी विभाग दिया गया था आपको कोटा को। किसे दिया गया था? कोटा को। जबकि कृषि विभाग किसे दिया गया था? कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को। किसे दिया गया? भरतपुर को। और भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो एक खान खनिज व कस्टम एक्साइज विभाग, और ये दिया गया था आपके उदयपुर को। किसे दिया गया था? उदयपुर को। जबकि एक RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसे दिया गया था? अजमेर को दिया गया। किसे? अजमेर को। एक RPSC का मतलब है यहाँ पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और ये भी किसे दिया गया? आपके अजमेर को। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो विभाग है वो अलग अलग जो है रियासतों को क्या कर दिए गए थे? सौंप दिए गए थे। ठीक है। तो ये किस चरण में सौंपे गए? किस समिति की सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। 3 फरवरी 1949 को इस समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो आपको तीसरा चरण भी जो है प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ चुका होगा। इस चरण में अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं। इसी चरण में जो है जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जो है अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व रख के या मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन के सहयोग से जो है इन्होंने राजस्थान में मिलना क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। तो ये बातें अपन कर चुके हैं। ठीक है। अब अपन आगे के चरण की ओर चलते हैं, और आगे का चरण है आपके 5वां चरण। तो यहां पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सा चरण आ गए? कौन से चरण में आ गए अपन? 5वें चरण में। 5वां चरण, 5वां चरण। और इस 5वें चरण का क्या नाम था? इस 5वें चरण का प्यारे विद्यार्थियों नाम था आपके 5वें चरण का नाम था, इधर लिख देता हूं मैं। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहद राजस्थान। और इस चरण की तारीख याद करनी है आपको, 15 मई
49, 15 मई 1949। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, यानी ये रियासतें अपन ने जो मिलाई थी प्रथम चरण की, प्रथम चरण जो है ये मत्स्य संघ, ये पूरा अलग है, ब्लैंक है, जबकि ये जो रियासतें हैं 9 रियासतें द्वितीय चरण की और 1 रियासत उदयपुर जो है ये आपके तृतीय चरण की, और ये चतुर्थ चरण की जो है आपको चारों जो रियासतें हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, और ये ठिकाना लावा जो आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें मैंने आपको ये ब्लैंक रखा है और सिरोही रियासत का भी कोई वर्चस्व नहीं है, अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं इसकी, पर यहाँ पर ये सेक्टर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। और इस चरण ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी एक बार देख लेते हैं अपन इन्हें। 4 रियासतें थी प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सी? देखो ये पूरा आपको अलग लग रहा होगा, और इन चारों रियासतों को मिलाकर एक नाम दिया था अपन ने, और ये नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? मैं बात करूं तो ये नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? ये नाम था मत्स्य संघ, जो कि के.एम. मुंशी की सिफारिश पर दिया गया था। किसकी सिफारिश पर? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर दिया गया था। और ये एकीकरण का प्रथम चरण का नाम था, और ये 4 रियासतें थी इसमें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। इन चारों रियासतों का विलय, ये जो आपको अन्य पूरा राजस्थान ये दिख रहा होगा, यानी चौथा चरण, यहां पर मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, वो अगर अपने को अलग नहीं रख पाई, तो मत्स्य संघ ने भी सोचा कि अब अपना अलग रहना उचित नहीं है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में, किस चौथे चरण में, ठीक है ना, यहां पर मैं बात कर लेता हूं, चौथा चरण कौन सा था? जिसका नाम था आपके वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए क्या किया गया? वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था शंकरराव समिति। कौन सी समिति प्यारे विद्यार्थियों? शंकरराव समिति। और इस शंकरराव समिति में कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। कितने सदस्य? 2 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम तो था प्यारे विद्यार्थियों, एक सदस्य का नाम तो था R.K. सिद्धवा। क्या था? R.K. सिद्धवा। और दूसरे का नाम था प्रभुदयाल। क्या नाम था? प्रभुदयाल। तो कितने सदस्य हो गए? 2। और एक स्वयं कौन है? शंकर राव। तो कुल कितने हो गए थे? अगर कुल सेकंड ग्रेड 2018 में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा था कि शंकर राव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया, ठीक है। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने थे? 3। कितने थे प्यारे विद्यार्थियों? 3। अध्यक्ष सहित पूछे तो कितने? 3। बाकी सदस्य कितने? 2। तो अगर शंकर राव, R.K. सिद्धवा और प्रभुदयाल, ये 3 सदस्य हो गए अध्यक्ष सहित। तो शंकर राव समिति की सिफारिश पर जो है मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया गया? वृहद राजस्थान में। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, यानी संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों एक तो मिलाया गया था किसको? आपके एक तो वृहद राजस्थान, जो कि चौथा चरण था, और इसमें 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और इसे क्या नाम दिया गया था अपने यानी के मुंशी के द्वारा? मत्स्य संघ। तो इस मत्स्य संघ का विलय किसमें हो गया? वृहद राजस्थान में। और जब ये दोनों मिले प्यारे विद्यार्थियों, तो एक चरण अपने सामने आ गया, और इसका नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। एक बार वापस समझा रहा हूं मैं, प्रश्न ऐसा आएगा आपके कि शंकर राव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किसमें किया गया? और ऑप्शन में आएगा आपके संयुक्त वृहद राजस्थान में, वृहद राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में, ठीक है, या फिर राजस्थान में। तो आपको क्या आंसर देना है कि वृहद राजस्थान में क्या किया गया? इसका विलय किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? शंकर राव समिति की सिफारिश पर। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र और इस क्षेत्र को क्या किया गया? मिलाया गया। तब यानी वृहद राजस्थान, इसका विलय यानी मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया, तभी तो ये पूरा संयुक्त वृहद राजस्थान अपने सामने आया। तो मत्स्य संघ के
मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया था और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ के मिलने के बाद में जो पूरा चरण बना उसका नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? संयुक्त वृहद राजस्थान। इस प्रकार से अपने 5 चरण यहां पर क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों? पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन कल चर्चा करेंगे 6ठे और 7वें चरण पर और वो भी अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैंने आपको एक तो तीसरा, चौथा और 5वां चरण समझा दिया है। एक बार वापस अपन देख लेते हैं इनको। अपन ने 3 चरणों पर जो है इस पर चर्चा की थी। देखिए, तीसरे चरण में अपन ने संयुक्त राजस्थान के बारे में चर्चा की थी, जिसका 18 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और इसमें अपन ने बात की थी कि मेवाड़ रियासत के अंदर एक गोलीकांड हुआ था 5 अप्रैल 1949 को, जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल के 2 जो विद्यार्थी थे जिनका नाम था शांतिलाल और आनंदीलाल शहीद हो गए थे। और इनके शहीद होने पर मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत का उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की और इसकी जांच हेतु, इस घटना की जांच हेतु न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन की बात की। लेकिन इस बात का पता महाराणा भूपाल सिंह को लगता है और इन्हें ये पता चल जाती है कि अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए ये क्या करते हैं, सर राम मूर्ति और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की सदस्यता में इन दोनों को जो है मिलाकर जो है केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। और उस समय केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। जब ये दोनों यहाँ पर जाते हैं तो कुछ शर्तें लेकर जाते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जो है अपनी रियासत का विलय जो है राजस्थान में करने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान संघ में करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी 20 लाख प्रीवी पर्स की क्या है मांग है। और प्रीवी पर्स क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि देश के विभाजन के बाद में देशी रियासतों को दी जाने वाली रियायतें क्या थी? प्रीवी पर्स था। ठीक है, जिसमें मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख प्रीवी पर्स न देकर 10 लाख का प्रीवी पर्स दिया गया। ठीक है, और 5 लाख रुपए इनको राजी रखने के लिए राज प्रमुख के पद का वेतन भत्ते के रूप में दिया जाना तय किया गया। और 5 लाख रुपए मेवाड़ के धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करने के लिए दिए जाने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया, जिससे मेवाड़ के महाराणा क्या हुए? प्रसन्न हुए। ठीक है, और इन्होंने मिलना क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया गया। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय किया गया तो कौन सा चरण बनकर सामने आया? संयुक्त राजस्थान बनकर अपने सामने आया। ठीक है ना, जिसके राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया जो कि उदयपुर के थे। ठीक है ना, और राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के थे। ठीक है ना, और राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को। और इसके पीएम बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उद्घाटन स्थान कहाँ था? उदयपुर में। ठीक है, तो इसके बाद में इस सेक्टरफल की बात की थी अपन ने, किसका सेक्टरफल कितना था? तो 799 वर्ग किलोमीटर, जबकि जनसंख्या कितनी थी? 42,96,918 जो है इसकी जनसंख्या थी। और इसकी वार्षिक आय थी 3,16,00,000। ठीक है, इसके बाद में अपन ने चौथे चरण पर आए और चौथे चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ था। और इसमें क्या बातें हुई थी, ये कैसे अपने सामने आया, इस पर चर्चा की थी अपन ने। तो मैंने बताया था आपको कि 14 जनवरी 1949 को अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की प्रांतीय सभा के द्वारा ये मांग की गई कि वृहद राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान की स्थापना की जाए। इसी समिति की सिफारिश पर इसी प्रांतीय सभा की बात को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनवरी 1949 को उदयपुर के अंदर एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया और जिसमें मेवाड़ के महाराणा और बीकानेर, जैसलमेर और जो है अन्य रियासतों के साथ चर्चा करके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इन रियासतों को राजस्थान में मिलने के लिए क्या कर लिया? राजी कर लिया। ठीक है, और इसी बात को लेकर भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया और जिसमें 3 फरवरी 1950 को समाप्रार्थी 3 फरवरी 1949 को इन रियासतों का राजस्थान में यानी पूर्व राजस्थान में मिलना स्वीकार करने की बात को स्वीकारा और राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है नियुक्त किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ थे पी सत्यनारायण राव, जिनके द्वारा एक समिति गठित की गई और इसी पी सत्यनारायण राव समिति ने भौगोलिक और पानी की सुविधा को देखते हुए जयपुर रियासत को राजस्थान की राजधानी बनाने का सुझाव दिया थी
30 मार्च 1949 को ये बातें सारी पूरी हुई, इसलिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो है वृहद राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। यानी संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाया गया, जिससे वृहद राजस्थान बना। और एक कब बना? 30 मार्च 1949 को। इसीलिए 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं? तो वृहद राजस्थान की स्थापना के उपलक्ष्य में अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन अपन ने बात की थी कि जुलाई 1949 में केंद्र सरकार की सिफारिश पर जयपुर में मिलाया गया। किसको मिलाया गया? यहाँ पर नहीं लिखा था अपन ने, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए किसको मिलाया गया था। तो लावा टोंक ठिकाने को। किसको? लावा ठिकाने को। लावा ठिकाने को किसमें मिला दिया गया था? जयपुर में मिला दिया गया था। किसमें मिलाया गया? जयपुर में मिलाया गया था। कब? जुलाई 1948 को। यानी लावा ठिकाने का किसी चरण में विलय न होकर जुलाई 1948 में केंद्र सरकार की सिफारिश में जयपुर रियासत में मिलाया गया। ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि राज प्रमुख कौन था इसका? तो सवाई मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के थे। और राजधानी गठन के बाद प्रथम व अंतिम क्या थे? ये राज प्रमुख थे। ठीक है। महाराज मेवाड़ की मान मर्यादा को ध्यान रखते हुए एक पद सर्जित किया गया जिसका नाम था महाराज प्रमुख। और महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर जो है, इन्हें क्या कौन सा पद दिया गया? महाराज प्रमुख का। ये राजस्थान के एकमात्र क्या थे? महाराज प्रमुख थे। उपराज प्रमुख का पद किसे दिया गया? भीम सिंह कोटा को। और उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में किया गया और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू और पीएम हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत क्या थे? सीएम थे। ठीक है। इससे आगे बात की थी अपन ने कि राजस्थान के कुछ सीएम पर चर्चा की थी अपन ने। तो राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत सीएम कौन थे? तो जय नारायण व्यास। जबकि राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल, जिन्होंने 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का क्या किया था? गठन किया था। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत। प्रथम दलित सीएम कौन थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया। और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला खां। और सर्वाधिक समय तक सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। और इनके बाद में अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने 3 कार्यकाल पूरे करके 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। ठीक है। और वर्तमान में सीएम कौन है राजस्थान के? भजन लाल शर्मा। आगे बात की थी अपन ने कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 3 फरवरी 1949 को राजधानी जयपुर को, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर को, राजस्व विभाग अजमेर को, भू राजस्व विभाग जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन व सहकारी विभाग कोटा को, और कृषि विभाग भरतपुर को, और खान खनिज व कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर को, और आरबी यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर को, और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को क्या कर दिए गए? सौंप दिए गए। यानी ये विभाग इन्हें अलॉट कर दिए गए। इसके बाद में अपन ने 5वें चरण पर बात की कि 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, क्योंकि यानी पूरा राजस्थान एक होने जा रहा था और मत्स्य संघ के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक बड़ी बड़ी रियासतें जो है वो राजस्थान में अपना विलय कर रही थी। इसीलिए मत्स्य संघ का, जो कि के मुंशी के द्वारा नाम दिया गया था, इसका विलय वृहद राजस्थान में कर लिया गया। कब किया गया? 15 मई 1949 को शंकर राव समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में 2 सदस्य थे, आर.के. सिदावा और प्रभुदयाल। यानी अध्यक्ष सहित कितने थे? तो 3 थे। आपको ध्यान रखना 3 थे। कैसे? अपन ने ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको। कितने थे? 3 थे। अध्यक्ष सहित कितने थे? 3। बाकी कितने थे? 2। और जब वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ तो कौन सा चरण बनकर अपने सामने आया? संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है। तो यहां तक अपने बात हो चुकी है। ठीक है। यह आज की क्लास का अपने जो है सारांश था, और इसमें अपन ने पूरे 5 चरण क्या कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों? कंप्लीट कर लिए हैं। मैं वापस आपको पुनः एक बार कह रहा हूं कि ये क्लासें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मुख्य परीक्षा, रीट पात्रता, पटवार, राजस्थान पुलिस, BSTC, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे ध्यान से इन क्लासों को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और इन क्लासों में मुझे और क्या अलग से करना चाहिए ऐसा आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में थंबनेल का निशान भी भेज सकते हैं, और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि आपके सहपाठियों को इन क्लासों का पूरा फायदा मिले। क्योंकि मैं इस महाकुंभ सीरीज में, इतिहास की महाकुंभ सीरीज में एक एक करके पूरी क्लासें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप इन क्लासों को बड़े ध्यान मन से देखिए प्यारे विद्यार्थियों। और आपकी स्क्रीन पे जो है समाधान क्लासेस के ऑफलाइन बेसिस में किन किन वैकेंसियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, इनके लिए भी आप व्हाट्सएप पर
मैसेज करके या आप यहाँ पर आकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द समाधान क्लासेस के द्वारा जो है इन नए बैचों का प्रारंभ किया जाने वाला है। ठीक है, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आगे के छठे और सातवें चरण पर अपन चर्चा करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।